आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जाहिर है कि अभी कई मुद्दे आएंगे और कई रंग भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बीच जिस तरह से कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर के अभी से ही ये घोषणा कर दी गई है कि 20 सितंबर से चक्का जाम किया जाएगा। खास करके झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में ये आंदोलन होने जा रहे हैं। और इसके बाद जो कुर्मी नेता हैं झारखंड के, उनके सामने ये स्थिति बनी हुई है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि खुल के कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इस बीच मंगलवार को जब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन समाप्त हुआ और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए टाइगर जयराम महतो, जो कि कुर्मी नेता हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उन्होंने पूर्ण समर्थन देने का वायदा किया है कि कुर्मी आंदोलन को उनका पूर्ण समर्थन रहेगा। लेकिन इसी बीच कहते हैं ना कि बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो है सो एक तरह से कहा जाए कि वो किसी को चुभता है या एक बड़े वर्ग को उनकी उस वक्तव्य से दिक्कतें आती हैं, एक बड़े समर्थक वर्ग को दिक्कतें आती हैं। अब देखिए ना, जयराम महतो से बात की जा रही है। जयराम महतो झारखंड आंदोलन, कुर्मी का ये योगदान तो कुर्मी का वो योगदान, सबसे ज्यादा कुर्मी ने बलिदान दिया, सब कुछ कहते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है क्या वाजपेयी जी का कोई योगदान नहीं है, पहले तो कहते हैं वाजपेयी जी का सम्मान हम करते हैं, जो होती है बातें वो होती है। लेकिन एक चीज जो कहा उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने वाजपेयी जी की तुलना लॉर्ड माउंटबेटन से कर दी, वो कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को खल रहा है। टाइगर जयराम महतो ने अपने वक्तव्य में यह कह दिया, वाजपेयी जी ने तो केवल राज्य अलग किया, उनके आंदोलन में क्या भागीदारी थी। जैसे 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, वही काम जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने 2000 में किया था। दोस्तों, अब समझ सकते हैं कि अति उत्साह कितना घातक होता है। झारखंड आंदोलन 2000 में शुरू नहीं हुआ था। झारखंड आंदोलन की लंबी पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने की अपना बलिदान दिया, झारखंड आंदोलन के लिए लड़ाइयां लड़ी लंबे अरसे तक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई पार्टियां सत्ता में शामिल हुई। जो पार्टी आंदोलन में थी वो भी सत्ता में शामिल थी। उसके बाद भी अलग राज्य का दर्जा झारखंड को नहीं मिला। और वाजपेयी जी ने जब झारखंड में ये कहा था कि आप हमको झारखंड से सांसद दीजिए, हम आपको अलग राज्य देंगे, और झारखंड से 12 सांसद मिले 1999 के लोकसभा चुनाव में, और 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। लेकिन होता है कि नए नए हैं तो नया मुल्ला थोड़ा ज्यादा ही प्याज खाता है। किसी भी चीज पर वक्तव्य देने के पहले वो ये नहीं देखते कि वो क्या कहने जा रहे हैं। फिलहाल हम आ रहे कुर्मी आंदोलन को लेकर के। दोस्तों, कुर्मी को एसटी में शामिल करने का मामला कोई नया नहीं है। इस मामले को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं। खास करके झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में ये आंदोलन देखे जा रहे हैं। अब कुर्मी आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहा टाइगर जयराम महतो ने, पहले आप उसको सुन लीजिए। ये चोरी का सवाल नहीं है, ये राज्य का विषय है। चोरी एक मामूली विषय है इस राज्य। तरीके से तो किसी मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता। मैंने कभी रास्तों को, झारखंड आंदोलन इसी रास्ते से बना है। आप झारखंड आंदोलन अलग राज्य का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? तो झारखंड राज्य बना ही उसी रास्ते से, तोड़ फोड़ से, बंदी से। इसीलिए उस सवाल को विराम दीजिए, आगे बात कीजिए। देखिए, जब सीढ़ी आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं,
आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया, इसलिए सवाल कब रखिए। अगला सवाल, देखिए वाजपेयी जी अगर डायरेक्ट झारखंड राज्य दे देते, निसंदेह उनका योगदान है, कलम में उनका योगदान है, लेकिन क्रांति में झारखंडियों का योगदान है जिनका रक्त बहा है। आप विचित्र बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब जो लहू बहा, जो माए विधवा हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है। मैंने कब कहा वाजपेयी जी का योगदान नहीं है? अगर उस हिसाब से आप कहेंगे तो भारत बनाने में लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान है, क्योंकि वो जाते जाते कलम पंडित पावर क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण करके गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि नहीं, क्रांतिकारियों का नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान है भारत को बनाने में। जयराम जी कुर्मियों को लेकर के क्या विचार है? जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं, तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटो रहे, टाटा जमाडोबा रहे या टाटा सिजवा रहे। आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है। अगर आप टाटा में करते हैं, क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया जाए, और इनके लिए एक नया कॉलम, फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है चंद्रा लेना, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो आदिवासियों के हक में सिंधमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना नहीं, इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में है, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब, उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमरी ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। दोस्तों, कुर्मी वोटरों का झारखंड में क्या वजूद है, ये तो आपको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिणाम में पता चल गया। अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो वो कुर्मी की आबादी है झारखंड में। लेकिन जो मांग की जा रही है, उस मांग को लेकर के 1931 के सेंसस से पहले, 1931 के सेंसस तक कुर्मी ट्राइबल थे, लेकिन जब 1950 में 51 के बाद जो है सो उनको ट्राइबल की सूची से हटा दिया गया, और फिर उसकी मांगें बाद के दिनों में शुरू हुई, लेकिन उन्हें शामिल नहीं कराया गया। लोकसभा चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज कुर्मी नेताओं ने, हालांकि जहां उनके जाति के कैंडिडेट थे वहां समर्थन किया और लिहाजा विद्युत वरण महतो चुनाव जीते। अगर वहां उनका विरोध हो जाता तो शायद वो भी चुनाव नहीं जीत पाते। तो अगर उस स्थिति को देख रहे हैं आप, तो उसमें आप देखेंगे कि अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री थे पूर्व की सरकार में, जो मोदी 2.0 में जनजातीय मंत्री थे, उनके एक वक्तव्य से कुर्मी नाराज थे, लिहाजा उसका परिणाम देखने को मिला, वो खुद चुनाव हारे। और ट्राइबल और कुर्मी जहां पर थे वहां पर उनको जो ट्राइबल सीटें थी वो रिजर्व सीटें, चाहे वो चाईबासा की हो, खूंटी की हो, लोहरदगा की हो, दुमका की हो, या फिर राजमहल की सीट हो, ये सीटें जो है सो भारतीय जनता पार्टी को पांचों की पांचों सीटें हाथ से चली गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव में
सुदेश महतो जो आजसू पार्टी से हैं, वो कुर्मी जाति के बड़े नेता थे। लगातार उसी के बल पर वो राजनीति करते आ रहे थे। 1 से 2, 2 से 5 संख्या बढ़ती जा रही थी, फिर घटी, फिर बढ़ी और इस बार फिर घट के 1 हो गई है। कुर्मी बहुल लोगों, कुर्मी जात के लोगों को लगा कि नहीं भाई, टाइगर जयराम महतो के आने से एक नए तरीके से आवाज उठेगी और समर्थन मिला। लेकिन इधर की लड़ाई में, आजसू और JLKM की लड़ाई में कुर्मी वोट को लेकर के फायदा फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो, योगेंद्र प्रसाद, सविता महतो, अमित महतो सरीखे नेता जो है, जो कुर्मी बहुल क्षेत्र से आते हैं, वो भी चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी को भी फायदा मिला। रामगढ़ में ममता देवी चुनाव जीती। तो जो लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन में होना चाहिए था कुर्मी वोटरों में, वो लड़ाई NDA वर्सेस JLKM के बीच हुआ और नतीजा आपके सामने आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो है सो स्थिति क्या बन रही है। एक और जहां ट्राइबल नेता है, जो जनजातीय मंत्री हैं, झारखंड के कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ट्राइबल कहां जाएंगे अगर सबको आदिवासी ही बना दिया जाएगा। तो इस तरह के वक्तव्य उनके आ गए। आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जो कुर्मी की मांग हो रही है, कुर्मी जाति के लोगों की मांग हो रही है, कुर्मी नेताओं के द्वारा जो मांग की जा रही है, चक्का जाम, रेलवे रोको आंदोलन करने की बात कही जा रही है, उसमें ये चीजें सामने आ रही है। ट्राइबल उसके खिलाफ है। और झारखंड में स्थिति यह है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी आप देख लें 2024 के, ट्राइबल वोट सीधे कन्वर्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ में। यानी वहां पर जो है सो गुरुजी के बाद हेमंत की खूब चल रही है। गुरुजी से भी ज्यादा हेमंत ने ट्राइबल वोटर्स को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। और इधर की लड़ाई में फायदा यह हुआ कि जिन MMM को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति करता था, वो MMM पूरी तरह से इंटैक्ट था, जो 56 इंच का सीना बनाने में हेमंत सोरेन का कामयाब हो गया। अब 2-3 मांगे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र में ये मांगे उठेंगी। कल ही आपने देखा कि प्रदीप यादव ने 27% आरक्षण का मामला राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी रखा। केंद्र लटका के रखी है, जातीय जनगणना को लटका के रखा है। अब ये जो जातीय जनगणना की मांग को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर जातीय जनगणना होते हैं तो जातीय जनगणना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो झारखंड में निर्णायक भूमिका में कुर्मी जाति के वोटर्स हैं। 25 से 26 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है और ट्राइबल वोटर्स भी हैं ही। अब अगर जातीय जनगणना होती है तो क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितनी संख्या जो है तो कुर्मी जाति की है। और यह डिमांड किया जा रहा है और आगे जो सत्र चलने वाला है 27 मार्च तक, और आप इस बीच में देखेंगे भी इन चीजों को कि सरना धर्म कोड का मामला हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो या स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, इन सारे विषयों पर विधानसभा के भीतर सवाल तो आएंगे ही और इसको लेकर के आपको विधानसभा में टकराव की स्थिति भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अगर ठोस डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो ये मरने वाला मुद्दा नहीं है, राजनीति चलाते रहने वाले मुद्दे हैं और इन मुद्दों को कोई भी राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहता है। अब पिछले दिनों सरना धर्म कोड का बिल विधानसभा से पास हुआ, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का बिल पास हुआ, एससी और एसटी के आरक्षण में वृद्धि कराने को लेकर के बिल पास हुआ और वो उसके बाद जो है सो उसको 9वीं अनुसूची में देने का, स्थानीय नीति का बिल पास हुआ, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात हुई। और सीधे तौर पर ये ठीकरा जो है सो सत्ता पक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण से ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
और अभी भी कल ही जो प्रदीप यादव ने मामले उठाए थे, प्रदीप यादव का जो टारगेट था केंद्र सरकार के पीछे, सीधे टारगेट में, सॉफ्ट टारगेट में अगर भारत सरकार थी तो वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के थी। ओबीसी का आरक्षण, जातीय जनगणना, स्थानीय नीति, 1932 आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, यही मुद्दे थे। और लगातार इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में तो बातें उठेगी ही। आप लगातार देख रहे हैं सड़क पर भी आंदोलन चल रहे हैं। और इसी बीच जेपीएससी का भी मुद्दा है, जेपीएससी के भी मुद्दे चल रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से छात्र आंदोलनरत हैं, सिर मुड़वा रहे हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं जेपीएससी का। उसके बाद की स्थिति बनी हुई है, फांसी दे दो ये मांग कर रहे हैं, जेपीएससी का अध्यक्ष दो या फांसी दे दो ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से। और कल ही विधानसभा में शून्यकाल के दौरान, जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया भी था, कि जयराम महतो ने इस मामले को उठाया था कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जेपीएससी जैसी संस्था में अगर 7 महीने से अध्यक्ष नहीं हो, अगस्त के बाद से अध्यक्ष नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी खत्म होने जा रहे हैं, 7 महीने से जो राज्य की सबसे बड़ी इकाई है, संस्था है, जो नियोजन देती है, नौकरी देती है, अगर वो बिना अध्यक्ष विहीन हो तो जाहिर है ये सवाल उठेंगे ही। और ये सवाल भी उठने हैं। और इसी तरह के कई मामले आने हैं। और आप जो कल विधानसभा का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, फिर से आज शिवरात्रि की छुट्टी थी, इसके बाद से जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उनमें आपको ये सारे मुद्दे दिखाई देंगे और इन सारे मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि कल भी फिर राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है, सरकार का जवाब आना है, प्रश्नकाल भी होने हैं। कौन कौन से मुद्दे आते हैं फिर आपको हम बताएंगे कि विधानसभा का जो सत्र चलेगा कल से, जो फिर से शुरू हो रहा है शिवरात्रि की छुट्टी के बाद, उनमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे, विस्तार से आपको अपने विशेष में हम बताएंगे। लेकिन जो मुद्दे मैंने बताए, ये मुद्दे आने वाले हैं और इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनेगी। जैसा कि पहले दिन जो सत्र चला, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दूसरे दिन का जो सत्र हुआ मंगलवार का, उसमें जिस तरह से प्रश्न आए, सरकार की ओर से जवाब आए, एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत इस बार के बजट सत्र में देखने को मिल रही है। हंगामे से ज़्यादा सवालों पर लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर यही स्थिति चलेगी और सरकार का जवाब आता रहेगा तो चाहे वो जेपीएससी का मामला हो या अन्य जो मामले हैं, सरना धर्म कोड का मामला हो, जो भी विषय हो, टकराव की जगह अगर वहाँ पर वक्तव्य आते हैं विधायकों के, नेताओं के, टकराव की जगह वहाँ पर अगर आलोचना समालोचना होती है, टकराव की जगह पर अगर चर्चाएं होती है, स्वस्थ चर्चाएं होती है, जाहिर तौर पर समाधान भी निकलेंगे। और अगर पक्ष विपक्ष चाहे कि समाधान निकालना हो तो उसके रास्ते बन सकते हैं। इस रास्ते पर अगर कल की तरह अगर काम कल से फिर शुरू होती है, यानी मंगलवार को जिस तरह से सदन चला था, अगर वो उसी तरह से सत्र चलता रहे, तय मान के चलिए कि झारखंड की जनता के लिए सर्वोच्च पंचायत सही मायने में सर्वोच्च पंचायत दिखाई देगी। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।